क्लास में कुछ चीजें पढ़ाई गई थी, जैसे आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, है ना, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज के बारे में बताया गया था कि समलंब चतुर्भुज होता है क्या, एक बार याद दिलाया गया था आपको। और उसके परिमाप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, एक एक करके जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्लास को शुरू करेंगे, है ना। तो अगर आयत का परिमाप आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर परिमाप जहां भी आएगा उसे मैं पी से लिखूंगा, क्षेत्रफल को मैं ए से लिख रहा हूं। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर को पी से, क्षेत्रफल को ए से, यानी पेरीमीटर और एरिया के लिए लिखा जा रहा है। तो किसी भी आयत का अगर आपको लंबाई और चौड़ाई दे दी जाए, है ना, लंबाई और चौड़ाई दिया जाए, तो आप बोलोगे सर इसका पेरीमीटर यानी परिमाप जो होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, और बीच में जो साइन है ये प्लस का साइन है ना, ये ध्यान रखिएगा, गुना नहीं करना है आपको, जोड़ना है। उसके बाद अगर आपसे क्षेत्रफल से पूछा जाए, मतलब एरिया पूछा जाए, तो आप लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देते हो, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दोगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुना कर दोगे, पेरीमीटर यानी परिमाप आ जाएगा। अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग में आपको पता है चारों भुजा बराबर होती है ना, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। अगर एक भुजा को मैं ए कह रहा हूं तो सभी भुजा ए के बराबर हो जाएगी, है ना। तो इसका अगर आपसे पेरीमीटर यानी परिमाप पूछा जाए तो आप चारों ही भुजा को जोड़ देते हो, ए को मैं 4 बार जोड़ दूंगा, और सीधे सीधे फॉर्मूला क्या बन के आता है, पेरीमीटर बराबर 4 × ए। तो 4a लिखते हैं या 4 गुना भुजा लिखते हैं, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप लिखो, सारे के सारे सही है, 4 × भुजा या 4 गुना ए, है ना। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको होगे भुजा का वर्ग, या अभी अभी पूछा जा रहा था तो किसी बच्चे ने बोला भुजा गुना भुजा, तो बिल्कुल सही है, भुजा का स्क्वायर का ही मतलब हुआ भुजा गुना भुजा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ए बराबर ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला है। समलंब चतुर्भुज के पेरीमीटर या परिमाप के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया था आपको, इसके बारे में फिर से आज पढ़ेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर चारों ही भुजा ए बी सी डी दी गई है तो सीधे सीधे इसका परिमाप जब भी आपसे पूछा जाए तो आप चारों ही भुजा को जोड़ देते हो, है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी परिमाप पूछा जाएगा समलंब चतुर्भुज का तो चारों भुजा को जोड़ देते हैं, है ना। ये सारी चीज पढ़ाई गई थी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि लंबाई और चौड़ाई देके आपसे परिमाप पूछा जाए, या लंबाई चौड़ाई देके आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, या भुजा देके क्षेत्रफल पूछा जाए। क्वेश्चन उल्टे तरीके से भी आ सकता है, क्षेत्रफल और लंबाई देके चौड़ाई पूछी जा सकती है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल देके भुजा की लंबाई पूछी जा सकती है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं, आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीजें लास्ट क्लास की है, एक बार मैं आपको याद दिला दिया। अब एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में ही देना है, ठीक है, चैट में कोई नहीं लिखेगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे परिमाप पूछी जा रही है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है तो पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा। अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। तो अगर क्षेत्रफल दी जाए तो परिमाप आप कैसे कैलकुलेट करोगे किसी वर्ग के लिए। किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसकी भुजा की लंबाई फाइंड आउट करेगा करोगे, है ना। इस वर्ग की भुजा क्या होगी, फिर भुजा का मान पता चल जाएगा, फिर आप उसका परिमाप कैलकुलेट करोगे। तो आंसर करना है पोल सेक्शन में, जल्दी से ट्राई कीजिएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है तो जल्दी से देखिए, क्षेत्रफल अगर दिया गया है तो परिमाप क्या होगा। एक मैं हिंट दे देता हूं, ठीक है, अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो आप भुजा कैलकुलेट करो, भुजा की मान क्या होगी। अब अगर साइड निकाल लोगे तो फिर पेरीमीटर देख लो, परिमाप क्या होगा। अगर एक भुजा की लंबाई आपको पता है तो सभी भुजा को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा। और बात की जा रही है वर्ग के लिए यानी स्क्वायर के लिए। ठीक है, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं, जल्दी से आंसर करना है आपको, ठीक है।
अगर क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? अच्छा, सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना है। काफी कम आंसर आए हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर क्षेत्रफल दिया जाए तो परिमाप आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ट्राई करना है आप सभी को। अच्छा, 15 सेकेंड और है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। 10 सेकेंड और रुकेंगे। 10 सेकेंड और रुकेंगे, फिर पोल को एंड करके डिस्कस किया जाएगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन को ओपन कर रहा हूं। अब आपका चैट सेक्शन को ओपन किया जा रहा है। अब समझिए, ठीक है। काफी कम आंसर आए हैं, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप सभी को परेशानी हुई है ना, तो ध्यान से समझिए, सभी चीज समझ में आ जाएगा। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब एरिया दिया गया है। तो जो दिया गया है हमेशा यही करना अपने एग्जाम में, जो दिया जाए उसे लिख लिया करो। तो क्षेत्रफल को ए से लिखते हो, है ना, क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं। तो क्षेत्रफल का मान दिया गया है ए बराबर 36 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहते हो कि क्षेत्रफल सर वर्ग के लिए होता है भुजा का वर्ग, है ना, भुजा का वर्ग। यही अभी बताया गया आपको, फॉर्मूला सीधे सीधे याद रखना है। तो यहां से बोलोगे भुजा का वर्ग का मतलब ए का वर्ग, है ना, ए का वर्ग मतलब भुजा को ही हम ए कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया ए का जो वर्ग है यही 36 के बराबर है। तो ए का मान कितना आएगा? एक भुजा का मान वर्गमूल 36 के बराबर आएगा। और 36 को आप लिखते हो 6 गुना 6, है ना, 6 गुना 6, और यहां से आपका आंसर आएगा 6। तो ये आंसर नहीं आया, ये आपको पता है एक भुजा की मान आ रही है। एक भुजा हमारा 6 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब अगर कोई एक वर्ग रहा होगा जिसका क्षेत्रफल 36 है, तो एक भुजा 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सभी भुजा 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है वर्ग में सभी भुजा बराबर है। अब बताओगे, अब इसका पेरीमीटर कोई बता सकता है क्या? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। अब इसका पेरीमीटर या परिमाप कितना होगा? अगर सभी भुजा 6 सेंटीमीटर के हैं तो इसका परिमाप क्या होगा? आप बोलोगे पेरीमीटर बराबर 4 इंटू भुजा, है ना, यही फॉर्मूला है, 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू 1। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो 4 इंटू 6 के बराबर 24 सेंटीमीटर आएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इतना क्लियर है सभी का? ये समझ में आया या नहीं आया? खुद से करना था आप सभी को। समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट हो तो दोबारा पूछ सकते हो। समझ में आया सभी को? तो कभी भी आपसे क्षेत्रफल, जैसे देखो, कभी भी आपसे क्षेत्रफल दिया जाए तो आप पहले भुजा ज्ञात करोगे, फिर पेरीमीटर बताओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए, अगर मैं पेरीमीटर इसी के जगह पर मैं 36 को हटा के मैं 64 लिख दे रहा हूँ, है ना, 64 मीटर स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो ये बताइएगा इसका परिमाप क्या होगा? अगर समझ में आया तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके आकाश, ठीक है, पहले सोल्व कीजिए जल्दी से। अगर एरिया 64 मीटर स्क्वायर के बराबर है किसी वर्ग का, तो पेरीमीटर कितना होगा? जल्दी से बताइए। अगर समझ में आया तो आप कर सकते हो आंसर, ठीक है। एक आंसर आ रहा है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, एक आंसर आया है दीक्षा का, 32 मीटर आया है, हाँ, 32 मीटर। दीक्षा का आंसर है 32 मीटर। बाकी बच्चे बताएं क्या होगा आंसर। तो खुद से करोगे तभी आप सीखोगे, है ना, खुद से आपसे होना चाहिए। एक क्वेश्चन में बना के बताया, अब इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है और आंसर देना है चैट सेक्शन में। अब देखिए, आप बोलोगे अगर एरिया 64 मीटर स्क्वायर के बराबर है, मतलब भुजा का जो वर्ग है, भुजा का जो वर्ग है
ये 64 मीटर स्क्वायर के बराबर है। यहां से जो भुजा आएगा ये वर्गमूल 64 के बराबर आएगा, और इससे आप कह सकते हो 8 मीटर के बराबर आएगा। अब जब एक भुजा अगर 8 मीटर के बराबर आ गई तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर के लिए आप बोलते हो 4 गुना ए, है ना, 4 इंटू ए, और यहां से आप करोगे 4 इंटू 8, तो आंसर आ जाएगा 32 मीटर, है ना। समझ में आया? इतना समझ में आया तो फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है? देखो, पेरीमीटर और ट्रेपेजियम तो लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था। समलंब चतुर्भुज का परिमाप लास्ट क्लास में भी पढ़ा दिया गया था, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली क्षेत्रफल की बातें करेंगे, एरिया की बातें करेंगे, किसी भी ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करती हो, है ना। तो एक बार ये चीज देख लो कि कभी भी आपको पेरीमीटर की बात की जाए, परिमाप की बात की जाए, जो लास्ट क्लास में बताया गया था, तो समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम में कभी भी आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना पेरीमीटर के लिए। अगर चारों ही भुजा दी गई है, मान लो चारों भुजा ए बी सी डी के बराबर दी गई है, तो सभी को आप जोड़ दोगे, है ना। पेरीमीटर के लिए क्या करोगे? सभी भुजा को आप जोड़ दोगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। अगर मैं एक समलंब चतुर्भुज बनाऊं। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब जाएगी आवाज, ठीक है। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आमने सामने की एक जोड़ा भुजा, मतलब एक युग्म समांतर होते हैं। मतलब ये दोनों भुजा क्या होती है? समांतर है। बाकी ये दोनों भुजा क्या है, जो हर लाल कलर का दिख रहा है, ये दोनों समांतर नहीं है। बाकी चतुर्भुजों से ये अलग है। कैसे? समांतर चतुर्भुज वर्ग या आयत में क्या होता है, आमने सामने के सभी भुजा समांतर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक जोड़ा यानी दो भुजा, आमने सामने की दो भुजा ही समांतर होती है। इसे ही हम लोग समलंब या ट्रेपेजियम कहते हैं। समलंब चतुर्भुज बोलो या फिर ट्रेपेजियम बोलो, है ना। अब मैं कह रहा हूं इसका मान अगर 12 सेंटीमीटर है, इसका मान 6 सेंटीमीटर है, ये वाला भुजा 8 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये बताओगे इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, सीधे सीधे आप सभी भुजाओं को जोड़ दोगे, है ना। तो सीधे सीधे क्या करना है, सारे भुजा को आप जोड़ दो। 12 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 और 6 को जोड़े कितना मिलेगा? 12 6 को जोड़ा 18 मिले, 18 में 8 को जोड़ा तो 26 मिला, 26 में 5 को जोड़ा तो 31 मिलेगा, और आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप तो काफी आसान है, सीधे सीधे चारों भुजा को जोड़ दोगे, है ना। और ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कर लिया था। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो अगर मैं फिर से एक समलंब चतुर्भुज बनाऊं, ठीक है, अगर एक समलंब चतुर्भुज बना दूं, अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये भुजा इस वाले के समांतर है। इसको सबसे पहले मैं नाम दे देता हूं, ठीक है, इसको सबसे पहले आपको नाम दे देता हूं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो, जब भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम का, तो इसमें काफी लोगों को परेशानी है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। इससे आपके काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो किस तरीके से आप याद रखोगे। एरिया या क्षेत्रफल बराबर, आप बोलोगे सर यहाँ पर दो जो समांतर भुजा है, सबसे पहले चैट सेक्शन में लिख के बताइए कौन से भुजा समांतर आपको दिख रहे हैं, कौन सी दो भुजा आपको समांतर दिख रही है। तो जो भी दो भुजा आपको पैरेलल दिख रही है सबसे पहले उसे आप पहचानोगे। तो आप बोलोगे सर ए बी और सी डी हमारा समांतर भुजा है ना, ए बी और सी डी समांतर है। तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है ना। जब भी एरिया पूछी जाए तो जो भी दो भुजा समांतर है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी दो भुजा पैरेलल है उन दोनों को आपको जोड़ देना होता है। तो आपको हो गए ए बी और सी डी को मैं जोड़ दूंगा क्योंकि ये दोनों समांतर है, और उसे दो से भाग देना है। तो ए बी प्लस सी डी बटा दो, इतना लिख दिया। उसके बाद आपको गुना करना है किस चीज से? जो भी दो भुजा समांतर थी, ये आपको इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी से गुना करना होगा। तो इसके बीच की दूरी कहने का क्या मतलब हुआ, मैं सी से या डी से एक लंब डालूंगा, है ना, एक इस तरीके से लंब डाल दिया। अब इस लंब का जो भी मान है,
मान लो यहाँ पर नाम दे दिया डीएम, तो आप इस डीएम से गुना कर दोगे, है ना। तो ये जो भी आया आपका इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, है ना। ये सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक ज्वाइन है, भी कर लिया फिर भी नहीं आ रही आवाज। आवाज नहीं आ रही, बाकी सभी को जा रही है आवाज। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो आपकी तरफ। आप एक बार ट्राई करो फिर से कट करने का, फिर से ज्वाइन करने का, ठीक है। तो हो सकता है आपकी आवाज जाने लगे, है ना। चलिए, चलो। हाँ, तो क्या बता रहा था, आपको जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए तो सबसे पहले आपको पहचानना है कौन सा दो समांतर भुजा है। उन दोनों समांतर भुजा को जोड़ोगे, दो से भाग दोगे, और फिर उसके बीच की दूरी यानी उसको दूरी से गुना कर दोगे। और ये जो दूरी है इसका एक और नाम है, इसे आप क्या क्या कह सकते हो, शीर्षलंब कह सकते हो, और इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो एच मतलब ऊंचाई, है ना। तो इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है क्षेत्रफल के लिए। आप इस तरीके से भी फॉर्मूला लिखा हुआ देखे होगे। अगर मैं सभी भुजा का नाम दे दूं ए, बी, सी और डी, तो क्या करोगे, जो भी दो समांतर भुजाएं हैं जैसे ए और सी, इन दोनों को जोड़ा और इसमें इसके बीच की दूरी एच से गुना कर दिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया क्षेत्रफल का। ये क्लियर है सभी को। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप क्या करोगे, समांतर भुजाओं को जोड़ोगे, दो से भाग दोगे और फिर एच से गुना कर दोगे। और एच क्या है, लंब है सिर से, मतलब दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या करेंगे, जो भी दो भुजा आपको समांतर दिख रही है जैसे ए और सी, तो ए और सी को जोड़ दिया गया। समांतर भुजाओं का योग कहने का क्या मतलब हुआ, ए और सी को जोड़ दिया गया, उसे दो से भाग दे दिया गया, और उसमें समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी एच से गुना कर दिया, है ना। यही फॉर्मूला आप इस तरीके से याद रखोगे, ए प्लस सी बटा दो गुना एच। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से आंसर कीजिएगा। अगर मैं एक समलंब चतुर्भुज बनाऊं इस तरीके से आपको, और यहां पर मैं कुछ कुछ मान दे रहा हूं। ये भुजा है हमारा 8 सेंटीमीटर, ये भुजा है हमारा 12 सेंटीमीटर, ये भुजा है हमारा 6 सेंटीमीटर, ये भुजा है हमारा 5 सेंटीमीटर, और इसके बीच की दूरी अगर मैं यहां से एक लंब डाल दूं तो इस लंब का मान है 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा। देखो, पहला क्वेश्चन है मैं बना रहा हूं, ठीक है, मैं सोल्व कर दे रहा हूं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करना होगा सबसे पहले मैं नाम दे दूंगा इसका, ए बी सी डी, ठीक है, और यहां पर नाम दे दिया एम डी एम। अब क्या करोगे, क्षेत्रफल बराबर क्या करते हैं, जो भी दो भुजा समांतर दिख रही है, तो यहां पर मुझे दिख रहा है ए बी और सी डी, तो मैं ए बी और सी डी को जोड़ दूंगा। ए बी और सी डी को जोड़ दिया, दो से भाग दे दिया, और इसके बीच की दूरी देखो, इस वाले को नहीं लेना है आप, ये 6 सेंटीमीटर जो असमांतर भुजा है, जो भुजा समांतर नहीं है उसे छोड़ देना है, उन दोनों को नहीं लेना है, इसके बीच की दूरी को आपको लेना है ना। तो इसके बीच की दूरी क्या है, ये वाली दूरी है, तो इसको मैं 4 से अब यानी डीएम से गुना कर दूंगा। अब सभी का मान रख दोगे तो क्या मिलेगा, 12 + 8/2 गुना 4। इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 20/2 गुना 8। यहां से आंसर आ जाएगा आपका 20 गुना ये 4 आएगा, है ना। तो यहां पर 4, ठीक है। अब यहां से आपका मिल जाएगा 10 गुना 4 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही आंसर। ये क्लियर है सभी का, इतना समझ में आया। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, इस बार आंसर कीजिएगा आप सभी लोग। एक क्वेश्चन मैं बता दिया, अगर ये हमारे पास समलंब चतुर्भुज है जिसकी ये दोनों भुजाएं समांतर है, अब इसमें मैं कुछ कुछ मान दे रहा हूं। इसका मान है 8 सेंटीमीटर, इसका मान है 15 सेंटीमीटर, इसका मान है 9 सेंटीमीटर, और इसका मान है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और ये जो दूरी है, या इसके मान को मैं 6 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, और ये लंब है ऐसे। तो इसका क्षेत्रफल बताइएगा, एरिया बताइएगा, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइएगा।
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी समांतर भुजाएं हैं उसको आप जोड़ दोगे। मान लो इसके सभी भुजाओं को नाम दे दो आप। इसे कह रहे हो ए, इसे कह दिया बी, इसे कह दिया सी, इसे कह दिया डी। अब क्या करोगे? लंब का मान देखो इसमें क्या दिया गया है, सारी चीज दी गई है, आपको ट्राई करना है। अच्छा, एक आंसर आया है अब तक 69। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है मैं लिख रहा हूँ 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चे बनाएंगे और बताएंगे। ठीक है, ठीक है, 69 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा आंसर भी 69 ही आ रहा है। अच्छा, एक आंसर 96 आ रहा है। अच्छा, 49 भी आंसर आ रहा है। काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 38 भी आंसर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, तो जब भी इसका क्षेत्रफल पूछा जाए आप क्या करोगे? समांतर भुजाओं को जोड़ोगे, है ना। तो मुझे दिख रहा है समांतर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, मतलब ए और सी। तो ए और सी को जोड़ दिया और इसको 2 से भाग दे दिया। इसके बीच में ऊंचाई है ना, ऊंचाई से गुना कर देते हैं। अब क्या करेंगे? 15 + 8 बट्टा में 2। और ऊंचाई क्या लोगे? तो ऊंचाई हमारा ये वाला है ना, इस दोनों भुजा के बीच की दूरी कहीं से भी आप मेजर कर सकते हो, है ना। तो ये जो भुजा की दूरी होगी, इन दोनों भुजा के बीच की दूरी, ये 6 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा, है ना। तो ये जो एक भुजा है, यही ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी है ना। तो इसको आप सोल्व करो तो यहाँ से मिलेगा 15 और 8 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 15 और 8 को जोड़ोगे तो 23 मिलेगा, है ना। 23/2 गुना 6। अब 2 से 6 को काटोगे 3 बार में कटेगा। और इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 69 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर, है ना। तो ऑप्शन ये वाला 69 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर था। कितना क्लियर है सभी का? सर स्क्वायर क्यों आता है? क्षेत्रफल स्क्वायर क्यों आता है ना। तो क्षेत्रफल के लिए देखो दो चीज कर सकते हो। पहला चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल का सीधे सीधे इकाई जो होता है वर्ग इकाई के साथ हम लोग लिखते हैं उसका मान, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इत्यादि में आंसर लिखते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर आता क्यों है ना, तो यहां से आप देखो कि ये जो a + c/2 है, इस वाले पूरे का मान सेंटीमीटर में आता है ना। तो ये सेंटीमीटर में आता है। ये जो ऊंचाई है ये भी सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना होता है और उसके लिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर है? सर ठीक है। अच्छा, चैट सेक्शन में लिखना था आपको, है ना। चैट सेक्शन में लिखेगा। इतनी बातें क्लियर है तो बताइए, फिर पोल सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, हो सकता है कि अभी स्क्रीन ना दिखे, 1 सेकंड रुक जाइएगा, फिर से स्क्रीन दिखने लगेगी। और स्क्रीन फिर से दिखेगा तो फिर से चैट सेक्शन में लिख के वाई बताइएगा, है ना। अगर स्क्रीन दिखने लगेगा तो चैट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। तो अभी मैं चैट को बंद कर दे रहा हूं और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। समांतर भुजाओं का युग्म 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर दी गई है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। अगर फॉर्मूला याद किया है तो काफी आसान होगा आपके लिए। जो समांतर भुजाएं हैं उनके मान 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? सीधे सीधे फॉर्मूला में मान डालिए और आंसर करना है। अच्छा, यहाँ पे काफी कम आंसर आ रहे हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं करना है, सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना है। पोल के बारे में नहीं पता है तो हर क्लास में आपको यही बोला जा रहा है कि क्लास के एंड में पूछ लिया करो, है ना। क्लास के एंड में पूछ लेना है अगर पोल के बारे में नहीं पता, लेकिन आंसर जरूर करना है, चाहे आपका आंसर सही हो या गलत हो, ट्राई करना है एक बार, है ना। दस सेकेंड और रुकेंगे, ठीक है। 10 सेकेंड में पोल को एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। 10 सेकेंड और है आपके पास। सतबीर, आप अपना कैमरा ऑफ करिएगा प्लीज। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए अब समझते हैं, है ना। तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या था आपका, अगर मैं एक समलंब चतुर्भुज बना दूं, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर मैं एक समलंब चतुर्भुज बना दूं। अच्छा, चैट सेक्शन में आंसर सभी को नहीं देना है, अगर पोल में नहीं दिया तभी चैट में आंसर देना है ना। इसी रीजन से अगर पोल में नहीं कर पाए हो तभी चैट सेक्शन में आंसर लिखना है। चलिए, तो जो भी समांतर भुजाएं हैं, एक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो मैं इसे कह रहा हूं ये हमारा 10 सेंटीमीटर है ना। और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, मतलब समांतर भुजाओं के मान दे रखे हैं। अब इसके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है ना। तो बीच की दूरी कहने का मतलब हुआ यह वाली दूरी, है ना, ये हमारा 9 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल क्या करोगे, तो इसके एरिया के लिए सीधे सीधे आपको फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले हम समांतर भुजाओं को जोड़ देते हैं, है ना। समांतर जो भी भुजाएं, समांतर भुजाओं का योग, तो मैं कहूंगा 10 में 8 को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देते हैं, है ना। समांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुना, गुना में ऊंचाई, या फिर कह सकते हो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, चाहे आप कहीं से भी मेजर कर लो, है ना। यहां से भी आप मेजर करोगे तो ये दूरी 9 सेंटीमीटर ही आएगी, है ना। तो यहां से भी मेजर करोगे 9 सेंटीमीटर ही आएगी, है ना। तो कहीं से भी आपको देख लेना है दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, तो ये 9 सेंटीमीटर के बराबर दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं 9 लिख रहा हूँ। अब इसको आप सोल्व करो तो ये मिलेगा आपको 18/2 गुना 9। अब इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 9 गुना 9, और ये आपका आंसर आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इतना समझ में आया सभी को, इतना क्लियर है। समझ में आया तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए। सर ये कोई आपने कैंसिल कैसे किया? अच्छा डाउट है मतलब, ठीक है। चलो चलिए अपना माइक ऑन करिए और ये बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला याद है आपको, हाँ या ना। अभी फॉर्मूला बताया गया ना। देखो ये सारे मान को मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है, देखते जाओ। क्या लिखा है, समांतर भुजाओं का युग्म 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, मतलब जो समांतर भुजाएं हैं उसके मान दे रखे हैं। तो जो छोटा वाला है उसे मैं 8 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, जो बड़ा वाला है उसे मैं 10 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, है ना। इतना समझ में आया। अब इस भुजाओं के बीच की दूरी भी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, इसके बीच की दूरी को मैं 9 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, ये सारी चीज तो क्वेश्चन में ही दिया रखा है। अब इसका फॉर्मूला आप लगा दो। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है, समांतर भुजाओं को जोड़ देते हैं, तो जो भी दो समांतर भुजाएं हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 + 10 बट्टा में 2। ये फॉर्मूला है सीधे। देखो फॉर्मूला क्या है, a + c/2 इंटू h, ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल का। अब बोलोगे सर ए सी एच क्या है, तो ए सी क्या है, समांतर भुजा है। ए और सी समांतर, जो भी भुजा समांतर होती है, पैरेलल होती है, उसकी लंबाई है, उसको 2 से भाग देना है। और एच क्या है, जो भी दो भुजा समांतर है उसके बीच की दूरी ही है। तो यहाँ पर 8 + 10 को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया। अब इसके बीच की दूरी हमें 9 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर 9 लग दिया। अब इस वाले को जैसे ही सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 9 गुना 9 यानी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, इतना क्लियर है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब देखो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपसे सारे भुजा ऊंचाई देके आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, क्वेश्चन उल्टे तरीके से भी आ सकता है। तो इस वाले आकृति को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दे दिया गया है,
एडी और बीसी की लंबाई दे दी गई है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, जो पैरेलल साइड है वो दे दी गई है, और आपको इसके बीच की दूरी पूछी जा रही है, यानी ऊंचाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्राई कीजिएगा सोल्व करने की और फिर आंसर कीजिएगा। तो चैट को मैं अभी के लिए बंद कर दे रहा हूं और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। अगर क्षेत्रफल दे दिया जाए, दो समांतर भुजाएं दे दी जाए, तो उसके बीच की दूरी, लंबवत दूरी कहने का क्या मतलब हुआ, ऊंचाई, मतलब ऐसा दूरी जो दोनों ही समांतर भुजाओं पर लंब हो, उसे ही ऊंचाई कहते हैं। तो जो फॉर्मूला भी पढ़ाया गया उसी फॉर्मूला को यूज करना है, सभी मान को रखने आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब तक सिर्फ और सिर्फ 7 आंसर आए, तो पोल सेक्शन में जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा, फिर इसको एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। और काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं इस बार, है ना, इस बार काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ए बी सी डी सभी आंसर आ गए, कुछ बच्चों के ए, कुछ को लगता है आंसर ए है, कुछ को लगता है बी है, कुछ को सी और कुछ को डी, है ना। तो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है इसका। 10 सेकेंड और रुकेंगे, फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। अगर एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया गया, दो समांतर भुजाएं दे दी गई, तो ऊंचाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे। चलिए 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए अब देखो, ये सारी चीजों को मैं मिटा के क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ठीक है। एक आकृति के बारे में कुछ यहाँ बोला नहीं गया है ना, बस दी गई आकृति लिखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आकृति एबीसीडी जो है या क्या है। तो आप बोलोगे सर एबीसीडी चतुर्भुज है यानी क्वाड्रिलेटरल है। कैसा चतुर्भुज है, तो आप बोलोगे इसकी दो भुजा, आमने सामने की दो भुजा जो है ये समांतर दिख रही है, ये जो तीर का निशान बनाया हुआ है इसका मतलब ये दोनों भुजा समांतर है। अब ये दोनों भुजा समांतर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ आमने सामने की दो भुजा समांतर है, तो एक समलंब चतुर्भुज है यानी ट्रैपेजियम। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि दी गई आकृति एक समलंब चतुर्भुज है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि आकृति कैसा है, तो आप बोलोगे समलंब चतुर्भुज यानी ट्रैपेजियम, ठीक है। अब बताओ इसकी समांतर भुजाएं, दो समांतर भुजा की लंबाई क्या है, तो एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है ना, दूसरी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, एक की 4 सेंटीमीटर एक की 6 सेंटीमीटर। सभी को नाम दे दो इस तरीके से, ए बी सी डी, सभी भुजाओं को मैं इस तरीके से नाम दे दिया। अब बोलोगे इसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, तो क्षेत्रफल के लिए सीधे सीधे आपके पास फॉर्मूला है ए प्लस सी बाई 2, है ना। ए प्लस सी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो समांतर भुजा है उसे जोड़ दो। जरूरी नहीं है कि आपको ए बी सी डी ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। या फिर मैं इस तरीके से लिख सकता ए डी प्लस बी सी, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हो। गुना में एच, एच क्या होता है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है, लंबवत दूरी या ऊंचाई, कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो इसमें रख दो, इसका मान कितना दे रखा है, इसी का मान आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर मैं लिख दिया 40, है ना। तो ये क्षेत्रफल का मान ही 40 के बराबर दे रखा है। अब सभी के मान रख दो, तो ए का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर ए का मान 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं 4 लिख दिया। सी का मान, दूसरी समांतर भुजा का मान 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दिया, बट्टा में 2, और गुना एच, एच क्या है, समांतर भुजा के बीच की दूरी जो हमें पता करनी है ना, तो इसकी ही दूरी हमें पता करनी, और इसका मान 40 के बराबर है। अब इस वाले को आपको सोल्व करना है, 10/2 गुना में h बराबर 40, यहां से कितना मिलेगा आपको 5h
बराबर 40, और यहां से आप सोल्व करोगे तो h का मान आएगा 40/5 यानी 8, और ऊंचाई है तो इसका इकाई क्या लिखोगे आप, सेंटीमीटर लिखोगे, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो बाकी सभी आंसर गलत थे, आंसर ऑप्शन सी है। समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट हो या आपको लगता है दोबारा आपको समझना है तो चैट सेक्शन में एन लिख दीजिएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया तो वाई लिखिएगा। अच्छा, हर्ष आपका डाउट है, ठीक, एक बार मैं और रिपीट कर दूं, ठीक है हर्ष, ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आपने लिख दिया ना, चलिए ठीक, फिर से इसको समझ लेते हैं, जल्दी से समझेंगे लिखना, ठीक है। चलिए हर्ष देखिए, क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है, जो दिया है उसे आप लिख दो, है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल के फॉर्मूला में आप बोलोगे सर जो भी समांतर भुजाएं है ना, तो वो समांतर भुजा को इस तरीके से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही लिखो, एडी प्लस बीसी बटा में दो, क्या किया, जो समांतर भुजा है उसे जोड़ दिया, एडी और बीसी समांतर भुजा दिख रही है उसे जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया। गुना में क्या करोगे, गुना में h, मतलब समांतर भुजा के बीच की दूरी, h हमारा समांतर भुजा के बीच की दूरी होता है, और यही h हमें फाइंड आउट करनी है, इसी का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब इसका मान कितने के बराबर दे रखा है, इसका मान 40 के बराबर दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तो दे दिया रखा है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब इसमें सभी के मान रखते जाओ, एडी का मान कितना है 4, बीसी का मान कितना है 6 बटा में 2 गुना h, और ये 40 के बराबर है। अब इस इक्वेशन को बस सोल्व कर दो, यहां से मिलेगा 10/2 गुना में h बराबर 40, और आगे सोल्व करोगे आपको मिलेगा 5h, 2 को 10 को अगर 2 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा ना, 5h बराबर 40, और यहां से h का मान आपको पता चल जाएगा 40/5 यानी 8 सेंटीमीटर। ये क्लियर है सभी का, इतना समझ में आया। अब बताओगे नवीन, नितेश, हर्ष, क्लियर है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो अब हमें क्या पढ़ना है, अगले टॉपिक में हमें कॉम्प्लेक्स शेप के बारे में पढ़ना है, यानी जटिल आकृति। अब बोलोगे सर जटिल आकृति क्या होती है ना, तो उसे हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। जटिल आकृति क्या होती है, उसका क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट करते हो। देखो कुछ भी 2 या 2 से अधिक सरल आकृति को मिलकर बनी आकृति को जटिल आकृति कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कुछ भी शेप, जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं ये क्या आयत है, यह हमारे पास एक वर्ग है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है ना, ये क्या है हमारे पास अर्धवृत्त है, इस तरीके से बना है तो आप कहोगे यह हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, इस वाले को आप बोलोगे समलंब चतुर्भुज है ना। तो ये सभी के सभी आकृतियां को आप जानते हो, इनके नाम जानते हो, है ना। तो इसे आप कहोगे आयत, इसे वर्ग, त्रिभुज, अर्धवृत्त, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज इत्यादि, ऐसे ऐसे और भी काफी सारी आकृति के बारे में आपको पता है। तो ये सभी के सभी आकृति जिसके नाम आपको पता है, ये सभी के सभी क्या है, सरल आकृति है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, सरल आकृति है। लेकिन अगर मैं कुछ आकृति को मिलाकर बनाऊं, जैसे कि अगर मैं एक वर्ग बना दूं, ठीक है, अगर मैं एक वर्ग बना दूं, अब इसके ऊपर एक त्रिभुज बना दूं, ठीक है। अब इस वाले को हम क्या कहेंगे, ये जो आकृति आपको दिख रही है ये 2 आकृति से मिलकर बनी हुई है। तो पहले वाले देखो, ये जो आकृति है इसे आप त्रिभुज बोलोगे और इसे आप वर्ग बोलोगे, है ना। तो पहला आकृति आपको दिख रहा है त्रिभुज और दूसरा आकृति आपको दिख रहा है वर्ग, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ये जो भी आकृति है 2 आकृतियों 2 सरल आकृति से मिलकर बनी हुई है, तो इस वाली आकृति को हम जटिल आकृति कहेंगे। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया। और भी उदाहरण आप ले सकते हो, अगर मैं एक आयत बना दूं, ठीक है, अगर मैं एक आयत बना दूं, अब इसके सभी भुजाओं पर इस तरीके से त्रिभुज बना दूं, है ना, इस तरीके से त्रिभुज बना दूं और यहां पर एक अर्धवृत्त बना दूं, तो ये जो आकृति आपको दिख रही है ये आकृति एक जटिल आकृति है ना। ये किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो बोलोगे सर ये जो आकृति है, ये जो शेप है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज से मिलकर बना है, एक आयत है और एक अर्धवृत्त है, मतलब 5 सरल आकृति से मिलकर बनी हुई है, 3 त्रिभुज, एक आयत और एक अर्धवृत्त, है ना। तो इस वाले आकृति को जटिल आकृति कहेंगे। इतना क्लियर है, जटिल आकृति होता क्या है। चलिए
और उदाहरण से समझते हैं। इस वाले को देखो, यह पेंटागन है ना, यह पेंटागन या पंचभुज है। इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, इसमें अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना दूं इस तरीके से, तो आपको दो आकृतियां दिख रही हो, एक हमारा त्रिभुज, एक हमारा चतुर्भुज। अब बोलोगे सर हम पेंटागन, जैसे मान लो आपसे पूछा जाता है, आप बोलोगे सर इसका जरूरत क्या पड़ता है। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं, पंचभुज का क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया क्या? पंचभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया क्या, हाँ या ना? पेंटागन का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे सर नहीं पता। पेंटागन या पंचभुज का क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता। चतुर्भुज यानी आयत, त्रिभुज, या फिर वर्ग, है ना, समांतर चतुर्भुज, अर्धवृत्त, ये सभी के क्षेत्रफल के बारे में हमें पता है, लेकिन पंचभुज का क्षेत्रफल नहीं पता। अब मान लो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, आप क्या करोगे? आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे। अब बोलोगे ये जो पंचभुज है सर, ये दो आकृति, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज, यानी इसे आप समलंब चतुर्भुज कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों भुजा में समांतर दिख रही है ना। तो एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज से मिलकर बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, और दोनों ही के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए, आप बोलोगे सर ऐसे ही कभी तो कर सकते हैं, बिल्कुल एक ही तरीके से नहीं कर सकते, कई तरीके से आप कर सकते हो। देखो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अच्छा हो सकता है अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है, फिर से मेरी स्क्रीन दिखने लगी, एक सेकंड रुक जाइएगा बस। हाँ मुझे पता है अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, ठीक है। सर जी आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही ना, आपकी आवाज आ हाँ रही। ठीक है, स्क्रीन अब दिखेगी, तुरंत दिखेगी। अच्छा अब स्क्रीन दिखेगी तो चैट सेक्शन में वाई लिख के बताइएगा। अगर स्क्रीन फिर से दिखने लगेगी तो चैट सेक्शन में वाई लिखिएगा। ठीक, अब दिख रही है। देखो ये बता रहा था कि इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना, यहां पर से मैं इसे जोड़ दिया, इसको फिर से अगर इस तरीके से जोड़ दे, है ना, तो बोलोगे जो पंचभुज है तीन त्रिभुज में बट गया। एक त्रिभुज हमें यहां पर दिख रहा है ना, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज, सभी को दिख रहा है, तीन त्रिभुज, है ना। एक त्रिभुज हमें ऊपर की तरफ दिख रही है, दूसरा त्रिभुज हमें यहाँ पर दिख रहा है, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तीसरा त्रिभुज हमें यहाँ दिख रहा है। अब स्क्रीन दिख रही है, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है। अगर स्क्रीन में प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट हो जाइएगा, लेफ्ट होकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं भी जहां तक चेक पर कर पा रहा हूँ स्क्रीन मेरी विजिबल है, ठीक। अच्छा माइक बंद कीजिए, माइक बंद रखना है। चलिए चलिए, तो जब भी ऐसी आकृति का आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करोगे, पहले इस वाले आकृति का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, इस वाले की कैलकुलेट करोगे और दोनों को जोड़ दोगे, है ना। तो अगर मुझे पंचभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर ये वाली आकृति, ध्यान से देखिएगा, ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, आप क्या करोगे, इस आकृति का पूरा अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, ये पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला डायरेक्ट आपको नहीं बताया गया, है ना। कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको दो अलग अलग आकृतियों में बांट दोगे, तीन अलग अलग आकृतियों में बांट दोगे। अगर मैं यहां से एक लाइन बना दूं इस तरीके से, और यहां से भी एक लाइन बना दूं, अब आपको दिख रहा होगा एक हमारे पास ये आयत दिख गया, है ना, ये हमारे पास आयत दिख गया एक बड़ा सा, यह भी हमारे पास एक आयत है और यह भी एक आयत है ना। तो एक जटिल आकृति तीन सरल आकृतियों में बट गई, यही कहा जा रहा है। एक जटिल आकृति जो इसे आप कॉम्प्लेक्स फिगर कर रहे हो, ये तीन सरल आकृति में बट गए, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही के तीनों क्या है, तीनों ही के तीनों आयत है ना। अब क्या करोगे, अगर मान लो आपसे इस वाले का पूरे का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया हो, है ना, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया हो, आप इस वाले का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे, है ना, क्या करोगे, लंबाई गुना चौड़ाई, इस वाले का कैलकुलेट करोगे लंबाई गुना चौड़ाई, और इस वाले का कैलकुलेट करोगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप बोलोगे इसका क्षेत्रफल सर होगा L इंटू बी, इस वाले भाग का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी,
और इस वाले भाग का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी। अब इन तीनों ही एरिया को हम जोड़ दें अगर, तो ये हमारा पूरे भाग का क्षेत्रफल दे देगा। ये पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। क्लियर है सभी को? कितना क्लियर है? यस। अच्छा, जिनका भी माइक ऑन है माइक ऑफ कीजिएगा पहले। चलिए ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना होता है। कोई भी एक जटिल आकृति के क्षेत्रफल दी जाए तो कोई एक तरीका नहीं होता, जैसे आपको सही लगे। इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता था, देखो ध्यान से। अगर मैं इस तरीके से कर दूं, इसको मैं सभी तरफ से इस तरीके से मिला दूं, अब यहाँ पे कितने भाग आपको दिख रहे हैं? आप बोलोगे सर एक हमारे पास ये दिखा आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत और पांचवा वर्ग, है ना। तो 5 आकृतियों में बट गया। तो इस तरीके से भी आप सोल्व करोगे, सभी के एक एक करके क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे और सभी को जोड़ दोगे, तो हमारा पूरे इस आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया तो वाई लिखिए, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिएगा सोल्व करने का, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, पहले खुद से ट्राई करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, 26 है, ट्राई कीजिएगा पहले, फिर मैं बताता हूं इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बोलोगे डायरेक्ट कोई फार्मूला मुझे नहीं पता, है ना। डायरेक्ट कोई फार्मूला आपको नहीं पता होगा इस आकृति का, तो आप देखो इसे कैसे आप ट्राई करोगे, है ना। आराम से सोल्व करना है, ठीक है। अभी काफी समय है आपके पास। देखो, अगर इस आकृति का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फिगर या जटिल आकृति है, तो इसके क्षेत्रफल को कैलकुलेट करने के लिए इस चित्र को आप कितने भागों में बांटोगे, किस तरीके से उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे। अच्छा, अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है, ठीक है। अभी आराम से सोल्व करना है, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन को करने में आपको समय लगे, तो बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है। फोर्टी सेंटीमीटर। अच्छा, चैट में लिखना था। अगर आपको पोल में आंसर देना है, अगर पोल नहीं आता तब चैट में लिखिएगा पोल एंड होने के बाद। माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। ये पहली बार था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। अगले बार से आप अगर आंसर दोगे इस तरीके से, तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी भी इस क्वेश्चन के काफी कम आंसर आए हैं। हाँ, खुद से ट्राई करना है, चाहे सही हो या गलत हो, पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियां की। ट्राई जरूर करना है। चलिए, 20 सेकेंड और दिया जा रहा है आपको, ठीक है। 20 सेकेंड और है, तो अगर नहीं सोल्व किया है तो जल्दी से सोल्व करें, कैलकुलेट करें, आंसर करिए, फिर डिस्कस करते हैं। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड और।
10 सेकंड। अब 5 सेकंड और है, आखिरी 5 सेकंड और है। अगर आंसर नहीं दिया तो जल्दी से आंसर दीजिए। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चैट में कोई कुछ मत लिखे, ठीक है? कोई नहीं आंसर देगा, ध्यान से समझ लेना है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो सबसे पहले तो इसका कोई फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है आपके पास, इस आकृति का क्षेत्रफल आप बता पाओ, है ना? अब देखो आप क्या करोगे, इसकी कुछ कुछ भुजाएं हमें दी रखी है ना, दी गई है। अब अगर ये 5 सेंटीमीटर, इसको सबसे पहले तो मैं नाम दे रहा हूं, ए बी सी डी ई, मतलब सभी नाम दे दिए। इस आकृति का नाम है ए बी सी डी ई। अब देखो ए का मान 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो बीसी, देखो ये जो लाइन बनाया गया इसका क्या मतलब हुआ, बीसी का भी मान 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना? बीसी का मान भी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो अगर मैं एक लाइन इस तरीके से बना दूं, अगर मैं एक लाइन इस तरीके से बना दूं, ठीक है, जो बना के नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में नहीं बना के दी जाएगी, तो आप बोलोगे सर ईसी की लंबाई, कोई बता सकता है क्या कि ईसी की लंबाई कितनी होगी? ईसी की लंबाई बताओ, चैट सेक्शन में लिख के बताइए, बस ईसी की लंबाई बताना है। ईसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, है ना? ईसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आप बोलोगे सर ए बी सी ई जो है, ए बी सी ई एक आयत है ना? ए बी सी ई क्या है? आयत है। तो ईसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिख रही है, ठीक है? अब देखो ये पूरी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है किसी भी आयत में। चलिए अब अगर मैं ए बी सी ई, ये ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एरिया, ए आर लिखने का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल की बात की जा रही है। ए आर ए बी सी ई की बात करूं तो क्या कहोगे? यह एक आयत है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिख रहा है? लंबाई 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, चौड़ाई कितना दिख रहा है? 5। तो ये क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना क्लियर है? ए बी सी का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इतना क्लियर है? ये पूरे भाग का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इतना क्लियर है? तो लिख के बताइए। अच्छा अंकित, आपका माइक ऑन है, अंकित अपना माइक आप बंद कीजिए, ठीक है? ए बी सी का मान 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखो ये जो ऊपर का भाग दिख रहा है ये एक त्रिभुज दिख रहा है ना, ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपने पढ़ा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो अगर मैं एरिया त्रिभुज डीई सी लिखूं, डीई सी, तो डीई सी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलोगे हाफ गुना बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आप कहोगे 1/2। बेस कितना है? इसका आधार में 6 सेंटीमीटर ईसी को ले ले रहा हूं, है ना? ईसी हमारा ये वाला है ना, ईसी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लिख रहा हूं ईसी, है ना? ऊंचाई क्या है? ऊंचाई यही होगा ना, ये जो आपको लाइन दिख रहा है यही हमारा ऊंचाई हो जाएगा इस त्रिभुज का, है ना? यही हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो इस ऊंचाई का मान कोई बता सकता है क्या? एच का मान, एच का मान कितना होगा? एच का मान कितना होगा? 8 होगा क्या? नहीं, 8 नहीं होगा। 8 तो देखो ये पूरा, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, कुछ चीजों को मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 8 सेंटीमीटर तो ये पूरी लंबाई दे रखी है ना? 8 सेंटीमीटर ये पूरी लंबाई दे रखी है, जबकि आपको इतनी लंबाई चाहिए, ठीक है? इतनी लंबाई चाहिए, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी? अच्छा देखो ये पूरा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक पूरा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि इतना लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? जैसे देखो ये सारी चीजों को मैं मिटा के समझा रहा हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये पूरी लंबाई ये 8 सेंटीमीटर है, जबकि इतनी लंबाई यहां से यहां तक ये कह रहे हो 5 सेंटीमीटर है, ये वाली यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? अब आप सभी को पता है ये 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 5 और 3 को मिलाएंगे तो 8 होगा। तो ये त्रिभुज जो दिख रहा है आपको,
ये त्रिभुज जो दिख रहा है इसकी आधार हमें 6 दिख रही है, ऊंचाई हमें 3 दिख रही है ना। तो हम ऊंचाई का मान रख देंगे h का मान 3 है ना। तो यहां से आप सोल्व करोगे 1/2 गुने आधार का मान 6 और ऊंचाई का मान 3। तो यहां से सोल्व करने पे आपको दिख रहा है 3 × 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 आया, आयत का क्षेत्रफल 30 आया। अब पूरे इस एरिया की बात करोगे तो ये पूरा क्षेत्रफल कितना आएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इन दोनों को जोड़ दो, 30 + 9 यानी 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है? अच्छा, अंकित के नाम से जो ही बच्चे हो आपको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूं क्योंकि आप काफी बार क्लास को डिस्टर्ब कर चुके हो, है ना। ये समझ में आया? ठीक, एक बार और समझ लेते हैं जिनका भी डाउट है। ठीक है, सारी चीजों को मिटा के फिर से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके फिर होमवर्क डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, अगर मैं इसको यहां से इस तरीके से मिला दूं, ठीक है, तो ये वाली भुजा में दिख रही है 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ रहा है, इतना 6 सेंटीमीटर होगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? हर्ष और गायत्री आप ये बताओगे, ये भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। नाम दे रहा हूं ABCDE, यानी हमें AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिख रही है। ठीक है, AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो साफ दिख रही है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले कैलकुलेट कर ले। पिछले बार आयत का पहले कैलकुलेट किया था, किसी को भी आप कर सकते हो। तो पहले आप त्रिभुज की अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करोगे, हाफ गुना सर आधार गुना ऊंचाई, यही फॉर्मूला है। तो 1/2 आधार कितना दिख रहा है, आधार आप बोलोगे 6 है ना, आधार 6 बोलोगे। ऊंचाई में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऊंचाई के लिए क्या करोगे, ये पूरी दूरी देखो यहां से यहां तक, ये पूरा हमारा 8 सेंटीमीटर के बराबर है ना। ये पूरा क्वेश्चन में दिया गया है, ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है। इतना 5 सेंटीमीटर के बराबर है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये 3 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? इतना क्लियर हुआ? यहां पर नाम दे दो EM, तो EM की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, सॉरी, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर मैं ऊंचाई, इस त्रिभुज का ऊंचाई 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला। अब आयत का क्षेत्रफल कैलकुलेट करो। तो आयत का क्षेत्रफल तो काफी आसान है ना, ये सारी चीजों को अगर मिटा दोगे तो आयत का क्षेत्रफल जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिख रहा है लंबाई गुना चौड़ाई है ना। तो ये बोलोगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारा 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 6 गुना 5 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे आकृति के अगर क्षेत्रफल की बात करोगे तो आप बोलोगे आकृति 1 और 2, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल को जैसे ही जोड़ोगे आपको मिलेगा 9 + 30 = 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, सही आंसर आएगा। कितना क्लियर है? अब बताओगे, अब क्लियर है? चलिए, तो अभी होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो आपका होमवर्क क्या है आज का? आज का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 आपका होमवर्क है।